गुड इवनिंग फ्रेंड्स, नंबर सिस्टम की क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हमारा लोग का लेक्चर नंबर 6 है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर हमारा लोग का चल रहा था, उसके 2 पार्ट मैंने करा दिए थे और आज आपका लास्ट पार्ट है। तो प्राइम नंबर हमारा लोग का चल रहा था, अभाज्य संख्या, पिछली क्लास में, जहां पर मैंने आपको मोबाइल नंबर भी बोला था याद करने के लिए, जिस तरीके से मैंने आपको समझाया था। जो लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं, इसके पहले वाला वीडियो लेक्चर देख लेंगे। फिलहाल वो मोबाइल नंबर क्या है आप कमेंट करिए जो हमने वहां नंबर लिखाया था, ठीक है। तो बताइए क्या है, 44, 22, 32, 23, 21। उम्मीद है कि ये 10 डिजिट्स का नंबर आपको याद हो गया होगा और इसका कितना फायदा है आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था। तो आज का जो क्लास रहेगा, आज हम लोग देखेंगे अभाज्य संख्या के बारे में, 1-2 कॉन्सेप्ट और सीखेंगे। लेकिन उसके पहले हमारी लोग की जो क्लास है, जो आपको थंबनेल में दिख रहा है, समुद्र मंथन, थोड़ा बहुत मैंने जिक्र किया था। और जैसा कि मैंने आपको बोला भी था कि आज की क्लास हमारे लोग की क्या है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन। मतलब हम लोग जो समुद्र मंथन, जो नंबर्स टाइप के क्वेश्चन होंगे, जहां पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन। तो इस पे हम लोग को क्वेश्चन करना है, इस पे हम लोग 5-6 क्वेश्चन करेंगे और जिनको ये सारे क्वेश्चन टफ लगते हैं वो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो अभी जब मैं बोलूंगा तो आप इसको कमेंट करना स्टार्ट करिएगा, अभी बस मेरी बातों को सुनते रहिएगा, ठीक है। तो हम लोग पहले इस पे आज की जो पूरी क्लास है, बस 1-2 कॉन्सेप्ट मुझे पढ़ाना है। जब मैं प्राइम नंबर के जब क्वेश्चन कराऊंगा तो वहां पे मैं आपको सिखा दूंगा। उसके बाद सारे आज की क्लास में हम लोग सिर्फ क्वेश्चन पे काम करेंगे और उसके बाद फिर हमारे लोग की नेक्स्ट क्लास जो होगी लेक्चर नंबर 7, वहां से आपका डिविजिबिलिटी रूल स्टार्ट हो जाएगा। तो आज की क्लास भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज आपको ज्यादा मेहनत करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, प्रत्येक पूर्णांक पर में से, ऐसे करके 4 ऑप्शन दिया है। यहाँ मैंने ये जो क्वेश्चन है मैंने इसको पूरा कंप्लीट नहीं किया है। आपके एग्जाम में कैसे होगा कि इन कथनों पर विचार कीजिए और फिर आपका स्टेटमेंट दिया रहेगा, फर्स्ट सेकंड, केवल फर्स्ट, केवल सेकंड, इस तरीके से आपको पता है। तो ये आपका मल्टीपल चॉइस में आपका एक से ज्यादा सही है, तो इसको आप भी कमेंट करिएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड में से मतलब या तो दोनों है कि तीनों है, क्या है, इसको आप देखिए क्वेश्चन को और कमेंट करना स्टार्ट करिए। और जिनको कुछ भी नहीं आता, इन केस अगर वो वाली भी क्लास अगर आपने नहीं देखा है तो मैं थोड़ा बहुत यहां पर एक्सप्लेन करता चलूंगा, जिससे हम लोग भले ही 5 क्वेश्चन करें लेकिन उस 5 क्वेश्चन से हम लोग 15 से 20 क्वेश्चन पहुंच जाएं और इससे बाहर कुछ आएगा भी नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर उम्मीद है कि आपका आंसर आ गया होगा कि क्या है। और जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट है, मैंने हिंदी में लिखा है क्वेश्चन, तो मैं आपको टर्मिनोलॉजी यूज कर दूंगा कि आपका परमेश्वर इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो जिससे आप भी आंसर कमेंट कर सकें। तो चलिए क्वेश्चन इसमें यह था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, प्रत्येक पूर्णांक, पूर्णांक को हम लोग बोलते हैं इंटीजर, परमेय संख्या है रेशनल नंबर, फिर लिखा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक का मतलब नेचुरल नंबर एक पूर्णांक है, प्रत्येक पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या का हम लोग क्या बोल रहे थे, होल नंबर, प्राकृतिक संख्या है, और प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या है, ठीक है। तो जल्दी से बस 2-3 मिनट मेरी बात सुन लीजिएगा, फिर हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन पे करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको समझाया भी था कि जो समुद्र मंथन को हम लोग स्टार्ट किए थे, कि जो समुद्र मंथन का नाम मैंने क्यों रखा, क्योंकि हम लोग संख्याओं का मंथन कर रहे हैं, हम लोग नंबरों का मंथन कर रहे हैं कि उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। इसको मैंने आपको रिप्रेजेंट भी किया था कि जस्ट लाइक सी, किसको मैंने बोला था याद है, जस्ट लाइक सी क्या है, इसको हमने रिप्रेजेंट किया था वास्तविक संख्या को, क्योंकि वास्तविक संख्या जो होती है इसके अंदर सारी संख्याएं समाहित हैं। मैंने बताया था -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, मतलब कोई भी संख्या की अगर बात करेंगे, चाहे प्राकृतिक बात करें, चाहे परमेय की बात करें, चाहे अपरमेय की बात करें, कोई भी संख्या की बात करेंगे, बस किसको छोड़कर, कॉम्प्लेक्स में जब मैंने स्टार्ट किया था याद होगा, इमेजरी संख्या को छोड़कर बाकी जितनी भी संख्याएं आप पढ़ते हैं सारे इसके अंतर्गत आते हैं। तो एक स्टेटमेंट तो आपको मैंने उसी क्लास में क्लियर कर दिया था, बाकी आज हम लोग क्वेश्चन के रूप में करेंगे। यहां पर जैसे मैंने एक स्टेटमेंट में आपको समझा देता हूं, आप खुद बताइए, उस समुद्र मंथन से जितनी भी चीजें थी सब इसके अंतर्गत ही निकली थी। चाहे जिस भी चीज की बात अगर की जाए तो यहां पर वास्तविक संख्या के अंतर्गत अगर मैं बोलूंगा कि सभी परमेय संख्या, ध्यान दीजिएगा, सभी परमेय संख्या वास्तविक संख्या है, 2 स्टेटमेंट है, सभी परमेय संख्या वास्तविक संख्या है, और दूसरा स्टेटमेंट को उल्टा अगर कर दिया जाए, सभी वास्तविक संख्या परमेय संख्या है। इसका मतलब क्लियर है कि आप खुद बताइए कि सभी वास्तविक संख्या परमेय संख्या होगी। भाई इस वास्तविक संख्या के अंदर तो बहुत कुछ है, इस जो बड़ा सा आपको समुद्र दिख रहा है इसके अंदर तो झील है, नदी है, हीरे हैं, जवाहरात हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो हम ये नहीं बोल सकते कि सारी चीजें इसके वास्तविक संख्या जो होगा सभी चीजों के अंतर्गत आ रही हैं, ठीक है।
वास्तविक संख्या जो होगी यहां पर इसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें होंगी, ना कि हम ये नहीं बोल सकते कि भाई झील के अंदर समुद्र है। बात समझ में आ रही है? इस बात को समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको समझा रहा हूं, जिससे कभी भी स्टेटमेंट वाइज वाले क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होंगे। इनफैक्ट आपको रटने की भी जरूरत नहीं है। तो एक स्टेटमेंट हमेशा आपका क्लियर रहेगा जब आपसे पूछा जाएगा सभी वास्तविक संख्या परमेय संख्या है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है कि नहीं, क्योंकि सभी वास्तविक संख्या परमेय संख्या हो ही नहीं सकती। अब सभी वास्तविक संख्या के बाद आप यहां पर जैसे लिखा है ना, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परमेय संख्या होती है, प्रत्येक वास्तविक संख्या, ध्यान रखिएगा। अब यहीं पर चाहे आप परमेय लगाइए, चाहे अपरमेय लगाइए, चाहे पूर्ण संख्या लगाइए, चाहे प्राकृतिक संख्या लगाइए, चाहे पूर्णवर्ग संख्या लगाइए, कुछ भी लगा लीजिए, ये स्टेटमेंट हमेशा रॉन्ग होगा, हमेशा गलत होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। और एक चीज तो ये क्लियर हो गया, सोचिए एक ही चीज से मैंने बहुत सारी चीजें बता दी, और इसी चीज को अगर मैं उल्टा कर दूं, प्रत्येक परमेय संख्या वास्तविक संख्या इधर कर दूं, अब यहीं पे होगा प्रत्येक परमेय, प्रत्येक अपरमेय, प्रत्येक पूर्णांक, मतलब जितनी भी चीजें आप बोलेंगे वो स्टेटमेंट हमेशा क्या होगा, ट्रू होगा, हमेशा क्या होगा, सही होगा। उम्मीद है कि ये चीज क्लियर हो गया। तो जिससे आपको देखिए हमेशा इसमें तो जहां भी वास्तविक दिखेगा वो स्टेटमेंट हमेशा हमेशा आपका सही होगा। यहां देखिए, यहां पर बोला गया, जैसे अब मैं यहां पर आ रहा हूं, प्रत्येक पूर्णांक परमेय संख्या है, प्रत्येक इंटीजर में क्या होता है, मैंने आपको पूरा चीज क्लियर किया था, इंटीजर परमेय संख्या होती है। तो आप ये बताइए प्रत्येक पूर्णांक परमेय संख्या होती है? बिल्कुल होती है, प्रत्येक पूर्णांक परमेय संख्या होती है, क्योंकि हम सभी को क्या कर सकते हैं, पूर्णांक को सभी को हम लोग किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसीलिए आप बोल सकते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक परमेय संख्या है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, कथन सही है नहीं पूछा है, कौन सा कथन सही नहीं है ये पूछ रहा है। आगे बढ़ते हैं, आगे ये है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक है। तो आप बताइए प्राकृतिक संख्या तो हमेशा पॉजिटिव में आता है, हमेशा धन पूर्णांक में आता है, जो कि मैंने समझाया भी था। तो ये बताइए इस पूर्णांक में तो नेगेटिव भी है, जीरो भी है, तो क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, ध्यान दीजिएगा यही चीज अगर मैं उल्टा कर दूंगा, प्रत्येक पूर्णांक एक प्राकृतिक संख्या है, दो चीज है, प्रत्येक पूर्णांक प्राकृतिक संख्या है और प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक है। हम लोग एक स्टेटमेंट से दो क्वेश्चन कर रहे हैं। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या में देखिए क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या में ये चीज आएगा, आपको पता है। और जब मैं बोलूंगा पूर्णांक की अगर बात करूंगा तो पूर्णांक में आपको अच्छे से पता है, ये इधर भी होगा, मान लीजिए -2 -1 0 1 2, ऐसे ही आपका डैश आएगा। अब मैं इसको आपको थोड़ा और अच्छे समझाता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाए। अगर मैं स्टेटमेंट देख रहा हूं प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक है, जब भी अगर ये चीज क्लियर ना हो, ध्यान दीजिएगा, आप यहां वाला पोर्शन जैसे आपने देखा प्राकृतिक संख्या, इस प्राकृतिक संख्या को पकड़िए और उठा लीजिए। भाई इमेजिन करिए, जस्ट इमेजिन, प्राकृतिक संख्या को उठाया आपने, इसके अंदर आपने रखा, तो आप देख रहे हैं सारे इसके अंदर आ गए, भाई सारे इसके अंदर आ गए। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्लियर है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक संख्या है, इसका मतलब ये भी सही है, ये भी सही है। अब यही चीज अगर मैं ये बोलता कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक प्राकृतिक संख्या है, प्रत्येक पूर्णांक प्राकृतिक संख्या होती है। अब मैं क्या करूंगा, पूर्णांक वाले को उठाइए और इसके अंदर डालने की कोशिश करिए। क्यों? जैसे मैं समुद्र के अंदर झील को डाल सकता हूं, ऐसे समुद्र को उसमें नहीं कर सकते, इसको हम समझेंगे। तो इसको मैं अगर इसके अंदर करूंगा तो कहीं ना कहीं देखिए ये सारी चीजें तो अंदर आ गई, लेकिन ये पूरा इसके अंदर नहीं आ पा रहा। इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमेशा गलत हो जाएगा। और जब भी ये चीज कंफ्यूजन हो तो हमेशा एग्जाम्पल के थ्रू ऐसे लिखकर आप ये चीज क्लियर कर लीजिए, कभी भी आपकी गलती नहीं होगी। ठीक है, मेरे ख्याल समझ में आ गया। तो ये भी सही था, ये भी सही था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है, प्रत्येक पूर्ण संख्या, चलिए प्राकृतिक तो मैंने लिखा ही है, पूर्ण संख्या क्या होता है आपको अच्छे से पता है, बस यहां पे 0 लग जाता है, 0 1 2 3 4 करके। फिर वही चीज हो गई, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है। इसका मतलब मैं पूर्ण संख्या को उठाया, पूर्ण संख्या को मैंने उठाया और प्राकृतिक में डालने की कोशिश किया, तो ये तो मान लीजिए इसके अंदर आ गया, लेकिन 0 कहीं ना कहीं बाहर आ गया। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। और यही चीज अगर मैं उल्टा बोलता कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है, तो मैं प्राकृतिक को उठाता और यहां डाल देता, तो कहीं ना कहीं ये देखिए 1 2 3 में आ गया, तो इससे कोई मतलब नहीं है। इसीलिए ध्यान रखिएगा, ये स्टेटमेंट कौन सा कथन सही नहीं था और यही आपका आंसर है, क्योंकि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, क्योंकि 0 आपका रह जाएगा। अगर यही चीज उल्टा होगा तब आपका
ट्रू होगा। तो आप ये चीज आप नोट भी करते चलिएगा, जिससे आपको कभी दिक्कत ना हो। मैं देखता हूं कि काफी लोग इसको नोट बनाते हैं, नोट डाउन, प्रत्येक पूर्ण संख्या, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ऐसे करके नोट पूरा बनाते हैं। लेकिन आप बताइए क्या नोट बनाने की जरूरत है? आप खुद सोचिए, यहां पर बस क्वेश्चन लिखना है, बस मेरी बातों को समझना है। लाइफ में आप कभी भी गलती नहीं करेंगे, इसकी गारंटी है। जो आपको थोड़ा सा मतलब उस टाइप का आपको लगता था ना कि ये क्वेश्चन थोड़ा उबाऊ टाइप के हैं, कि ये चीज मुझे पसंद नहीं आता, लेकिन मेरे ख्याल से आपको ये स्टेटमेंट वाइज वाले क्वेश्चन जो मेरा तरीका है, ये चीज जरूर पसंद आएगा, तो आप कमेंट जरूर करिए। चलिए अब ये जो दूसरा क्वेश्चन है, तो बताइए ये भी देख लेते हैं। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, और मैंने आपको अभी समझाया कि अगर पहले बाद में अगर वास्तविक है तो आपको कुछ नहीं करना है, चाहे यहां कुछ भी हो, वो हमेशा सही होगा। सिर्फ ध्यान रखिएगा, वो चीज पूछेगा नहीं काल्पनिक, तो उसको ध्यान ही नहीं देना है, वो हमेशा ट्रू होगा। और यही चीज अगर उल्टा कर देता तो क्या हो जाता? फॉल्स हो जाता। कैसे होता है मैंने समझाया। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताया। शायद जो पहली बार ये वीडियो देख रहे होंगे उनको काफी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप पूरा वीडियो देख लेंगे ये वाला, फिर बाद में जो भी आपके पुराने वीडियो छूटे हैं, तो आप नंबर सिस्टम को अगर पूरा अच्छे से समझना चाह रहे हैं तो पहले लेक्चर से स्टार्ट करिए। तो जो भी हमारे स्टूडेंट हैं, जो भी एकदम साथ जुड़े हुए हैं, तो उनका भी फर्ज यही बनता है कि जो भी आपके दोस्त हैं या उनके जो दोस्त हैं, उनको हो सके तो वीडियो को फैलाइए और ज्यादा से ज्यादा लोग देखें। ठीक है, तो चलिए यहां पर दूसरे में हम लोग स्टेटमेंट वाइज वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। तो अब आप यहां पर देखकर बताना है कि क्या आपका आंसर होगा, तो कमेंट करिए। जो प्रत्येक धन पूर्णांक, तो धन पूर्णांक को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर, बताया था। प्रत्येक धन पूर्णांक एक वास्तविक संख्या होती है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? प्रत्येक धन पूर्णांक एक वास्तविक संख्या होती है, बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट सही है। देखिए जहां वास्तविक दिखेगा तो सबसे आसान हो गया अब। और यहां पे देखिए तीनों ही ऑप्शन में वास्तविक हैं। पहले वास्तविक दिखा गलत, कुछ पढ़ना है क्या? क्योंकि 100% वो गलत होगा। बस ध्यान रखिएगा, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परमेय संख्या होती है, और पता चला नहीं लगा दिया तो और कॉम्प्लेक्स कर देगा। तो अब ऐसा नहीं कि वास्तविक आ गया तो हर बार आपका ये गलत ही होगा। शायद यहां पर दे दे प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परमेय संख्या नहीं होती है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, एग्जामिनर आपको यहां पर भी फंसा सकता है। ये नहीं कि सर ने बोला वास्तविक देखा तुरंत रॉन्ग कर दिया। ये स्टेटमेंट किसमें है? ये स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव में, जब पॉजिटिव में, जैसे पॉजिटिव में जब बात कर रहा है तब की बात कर रहा हूं। अगर यही चीज नेगेटिव में बात करेगा तो यही चीज क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया, आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक पूर्णांक एक वास्तविक संख्या होती है, बिल्कुल सही। अब मुझे कुछ इसमें करना ही नहीं है, जहां वास्तविक है वो पूरा सही था। तो सोचिए ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए थे, तो यहां पर बताइए आप ऑप्शन में क्या लगाते हैं? फर्स्ट एंड थर्ड। उम्मीद है कि ये चीज आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से आपको कथन वाइज क्वेश्चन जो होते हैं, स्टेटमेंट वाइज जो क्वेश्चन होते हैं, इसी तरीके से करते हैं। तो मैं आपके सामने यहाँ पर अभी 3 क्वेश्चन और है जो एग्जाम में पूछे गए हैं, कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। और खास तौर से एक चीज और मैं बता दूं, अब तो धीरे धीरे स्टेटमेंट वाइज वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं मैथ्स में भी आना। लेकिन आपको पता है जो पीसीएस वाले स्टूडेंट हैं जो वीडियो देख रहे हैं, वहां पर उनका एक क्वेश्चन तो यहां से पक्का है और वो हमेशा आता है, और जिनको अच्छे से क्लियर होता है वही इसको सही भी कर पाते हैं। तो उम्मीद है यहां से आपका क्वेश्चन कभी नहीं गलत होगा, जो भी सीसेट की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके सामने बोर्ड पर ये 3 क्वेश्चन और हैं। देखिए तीसरे का ये यहाँ पर ये 4 ऑप्शन दिया है, और ये आपका स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। मैंने इसका ऑप्शन नहीं दिया है, इन कथनों पर आपको विचार करना है। इसमें एक से ज्यादा ऑप्शन हो सकते हैं, चौथे में इसमें केवल एक ही ऑप्शन है, इसमें एक से ज्यादा ऑप्शन हो सकते हैं। और 5वें में मैंने स्टेटमेंट दे दिया है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। 5वें वाला, थर्ड वाला मैंने इधर लिखा है। तो इन तीनों को भी आप रीड करिए, इसमें से भी एक से ज्यादा कथन है। क्योंकि मैं यहाँ थोड़ा सा टाइम बचाया कि पता चला कि मैं उसको ऑप्शन भी लिखूंगा तो टाइम लग जाएगा। और जैसे कि आपके सामने दिख रहा है कि सिर्फ क्वेश्चन आपको दिख रहा है, लेकिन आप खुद सोचिए, भले ये वीडियो 45 मिनट को, लेकिन सोचिए क्वेश्चन लिखने में सबसे ज्यादा टाइम लग रहा है। तो इस बात का भी ख्याल रखिए। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर अब क्वेश्चन देखते हैं, और उम्मीद है कि इन सारे क्वेश्चनों का जवाब आप दे सकते हैं। तो आप इसको पढ़िए और यहाँ पर आप आंसर को कमेंट करिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर जो सही होगा वो तो आंसर होगा नहीं। तो लिखा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या है। फिर देखिए वास्तविक बाद में आ गया, तो ये बताइए सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है, कथन ये सही है। अब लेकिन इसके अकॉर्डिंग क्या है? इसके अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गलत है। फिर लिखा प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परमेय संख्या है, ये गलत है। लेकिन और यही सही हो जाएगा क्योंकि कौन सा कथन सही नहीं है। ये बताइए कितना टाइम लगता? और हो गया आंसर, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं क्योंकि इसमें से एक ही ऑप्शन सही था। फिर लिखा प्रत्येक पूर्णांक परमेय संख्या है,
वो तो आपने अभी पढ़ा ही था कि प्रत्येक पूर्णांक क्या होता है, परमेय संख्या होती है, और जीरो भी क्या होती है, परमेय संख्या होती है, क्योंकि जीरो भी तो पूर्णांक ही है। और ध्यान रखिएगा, जीरो न तो धन पूर्णांक है न तो ऋणात्मक पूर्णांक है, जीरो एक सम पूर्णांक संख्या होती है। मैंने बताया था डिस्कशन करते समय, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक है। क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक होती है? ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक है। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक है, बिल्कुल सही है। अगर कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि क्योंकि पूर्णांक की बात हो रही है तो इसका मतलब पूर्णांक के अंदर तो ये प्लस भी है, और इसको मैंने लिख कर भी दिखाया था कि प्राकृतिक संख्या अगर आप लिखेंगे और पूर्णांक कहां से कहां तक होता है, निगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है, प्लस भी होता है, तो ये कहीं ना कहीं इसको उठाइए और कहीं ना कहीं इसके अंदर चला जाएगा, तो ये चीज ट्रू हो जाएगा। और यही चीज अगर उल्टा होता तो क्या हो जाता, गलत हो जाता, और वो स्टेटमेंट इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाता, सही हो जाता। फिलहाल आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं था, क्योंकि इन चार ऑप्शन में केवल एक ही ऑप्शन सही था। अब यहां पर थोड़ा आपको दिमाग लगाना है, क्योंकि यहां पर आपका स्टेटमेंट वाइज यहां पर कथनों पर विचार करना है, और इसमें एक से ज्यादा ऑप्शन सही हैं, तो आप ध्यान से करिएगा और आपके आंसर आने चाहिए। जो वीडियो देख रहे हैं पूरा, तो आपके आंसर अब गलत नहीं होने चाहिए। यहां पर यहां देखिए, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है, बिल्कुल सही है, पहले ही बता दिया। और देखिए सभी जगह वास्तविक संख्या का यूज हो रहा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या है, संख्या नहीं अगर होगा तब फिर उल्टा हो जाएगा। फिलहाल परमेय संख्या, तो इसका मतलब ये क्या होगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि पहले वास्तविक आ गया, ये सही हो गया, और ये भी क्या हो गया, सही। मैंने पढ़ा, मैंने आपको बता दिया कि भाई वास्तविक अगर लास्ट में, तो इसका मतलब ये दोनों स्टेटमेंट क्या होगा, सही होगा, क्योंकि सारी संख्याएं, ये वास्तविक संख्या क्या है, जस्ट लाइक सी, इसके अंदर से ही तो सारी चीजें निकली हैं। इसी मान लीजिए हमने क्या किया, समुद्र मंथन किया, जैसे समुद्र मंथन से ही बहुत सारे हीरे जवाहरात, एरावत हाथी, बहुत सारी चीजें निकली थी, ऐसे इसके अंदर से भी सारी चीजें निकल रही हैं। इसीलिए मैंने इस वीडियो के थंबनेल में इसका नाम मैंने रखा था समुद्र मंथन। काफी लोग सोच रहे थे सर ये समुद्र मंथन कहां से पढ़ाने लगे, ये तो बस समझाने का तरीका है कि जो क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट टफ लगता है वो आसान लगे। तो यहां पर देखिए आपके ऑप्शन में कैसा दिया रहेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट थर्ड फोर्थ, तो ऐसे करके दिया रहेगा। ध्यान रखिएगा, यहां पर तीन ऑप्शन सही थे, तीन कथन सही थे, तो ऐसे ही करके ऑप्शन भी देगा, तो उसको आप टिक कर दीजिएगा। ये भी मैंने आपको समझाया था, तो इसका भी आंसर आप कमेंट करिए फिफ्थ का। ये मैंने 3 कथन यहां दिया है, और इसमें से आपको बताना है कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है। दो भी, एक से ज्यादा भी ऑप्शन सही हो सकते हैं। लिखा गया, किन्हीं दो परमेय संख्याओं के बीच में परमेय संख्याओं की परिमित संख्या होती है। इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान दें, किन्हीं दो परमेय संख्या का मतलब किन्हीं दो रेशनल नंबर के जो बीच में होगा, बिटवीन परमेय संख्याओं की परिमित संख्या होती है। तो इसका स्टेटमेंट मैंने आपको लिखवाया था, किन्हीं भी दो रेशनल नंबरों के बीच में हमेशा अनंत परमेय संख्या भी होती हैं और अनंत अपरमेय संख्या भी होती हैं। इसका मतलब इन्फिनाइट होता है। अगर वो बोलता अपरिमित तब वो सही हो जाता, हिंदी में अपरिमित होता तब सही होता। इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि परिमित नहीं होता, अपरिमित होता है, इन्फिनाइट होता है। किन्हीं दो परमेय संख्याओं के बीच में परमेय संख्याओं की अनंत संख्या होती है, बिल्कुल सही है। यहां देखिए, किन्हीं दो परमेय संख्याओं के बीच में अपरिमेय संख्याओं की परिमित संख्या नहीं, जल्दबाजी में गलती ना कर दीजिएगा। अगर यही अपरिमित यहां लिख देता तो ये सही हो जाता, क्योंकि इन्फिनाइट होता है। ये भी मैंने आपको जब पढ़ा रहा था समुद्र मंथन का, इसके पहले वाला भी आप देखिएगा, वहां पर मैंने ये सारी चीजें डिस्कस किया था। तो आज का मैंने जो भी मुझे 18-19 मिनट लगे हैं, मैंने आपको पूरा स्टेटमेंट वाइज के क्वेश्चन यहाँ करा दिए हैं, और इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि यहीं पर मैंने 5 क्वेश्चन कराया, लेकिन हर एक स्टेटमेंट का आप 2 तरीके से सोचिएगा। कभी भी ऐसा ना पढ़िए कि प्रत्येक वास्तविक संख्या हो गया। आपको इसको उल्टा करके भी पढ़ना है और समझना है कि आपका आंसर सही है कि नहीं है। ठीक है, तो चलिए, अब मेरे ख्याल से आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राइम नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन, लेकिन उससे मैं यहाँ क्वेश्चन भी लिख दूंगा 2, और उसी पे एक कॉन्सेप्ट भी बता दूंगा, जिससे हमारा क्वेश्चन भी तैयार हो जाएगा और उसका मेथड क्या होता है वो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आपके सामने मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी रूढ़ संख्या, जिसे हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या, और या इंग्लिश बोलते हैं प्राइम नंबर है। तो इस तरीके से मैंने 3 क्वेश्चन लिखे हैं, और इसमें मैंने 4 ऑप्शन लिख दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए, अभी तक आपको क्या है, 1 से लेकर 100 तक को तो आपको ने अच्छे से याद करा दिया है। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, बड़ी अभाज्य संख्या, ये भी बता दिया। 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ये भी बता दिया। तो आज के लिए, उस दिन मैं होमवर्क भूल गया था, तो आज के लिए आपका होमवर्क ये है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, ध्यान रखिएगा, 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, ये आपको बताना है। ये आपका होमवर्क है, 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। तो चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करिए आप सभी लोग, क्या
कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बताइए जल्दी से। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बताइए, क्या होगा? 97। चलिए बताइए 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सारा चीज मैंने लिखवाया था इसके पहले वाला जो वीडियो था प्राइम नंबर का। पहले मैंने आपको प्राइम नंबर का वीडियो बनाया था, जहां पर आपको मैंने थंबनेल में भी दिया था। क्या आपको मोबाइल नंबर याद होता है कि नहीं याद होता है? तो उसका यूज करना है, और वहां से आपको मैंने काफी सारे क्वेश्चन भी करा दिए थे, तो वो वाला वीडियो जरूर देखिएगा। और आज की क्लास में हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पे क्वेश्चन कर रहे हैं और 1-2 कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। और इसके अलावा मैंने आपको ट्विन प्राइम नंबर भी बताया था, जुड़वा अभाज्य संख्या, तो उस पर कैसे क्वेश्चन बनेगा वो भी हम लोग देखेंगे यहाँ पर। तो अच्छा एक क्वेश्चन और था कि जो जुड़वा अभाज्य संख्या होती है 1 से लेकर 100 तक में कितने जुड़वा अभाज्य संख्या आती हैं? कमेंट करिए जल्दी से, बताया था मैंने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और जिनको नहीं आता है तो वो वीडियो जरूर देखेंगे तो उनको क्लियर हो जाएगा। तो ये आपका SW है, होमवर्क है। आप बताइएगा 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, इससे ज्यादा इससे बाहर कभी पूछा नहीं जा सकता, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर आपको पता होगा सारी चीजें, बड़ी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, इसमें आपको ऑपरेशन लगाकर भी पूछा जा सकता है। मतलब जैसे ऑपरेंड जिसे हम लोग बोलते हैं, प्लस माइनस, मतलब दोनों अभाज्य संख्याओं का जोड़, बड़ी और छोटी का, उसका सब्ट्रैक्शन, उसका मल्टीप्लिकेशन, कुछ भी करके पूछा जा सकता है। तो अब यहां पर बात ये फंसती है। ठीक है, चलिए 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या रही थी? 101। और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या थी? 997। और उसके अलावा 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या थी? 1009 बताया था। ठीक है, और जिनको याद होगा तो एक क्वेश्चन का तो आंसर यहीं पे कर दिया, और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और यही ऑप्शन था। तो सोचिए अगर आपको ये चीज पता होता तो निकालने में देखिए ज्यादा टाइम लगता, तो आपने तुरंत आंसर टिक कर दिया 1009। लेकिन अब हमारे लोग के सामने क्या समस्या आ रही है कि 100 तक में तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आपने बड़ी और छोटी भी बता दिया सर। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि 3 अंकों की अगर बड़ी संख्या आ जाए इस तरीके से, तो वहां पर हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? और एक क्वेश्चन आपका मंडी परिषद के भी एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो कैसे करते हैं मैं आपको, देखिए इसका कोई ऐसा नहीं है कि कोई जल्दी तरीका है, लेकिन हाँ कुछ तरीके हैं जहां से हम इसको जल्दी करने की कोशिश कर सकते हैं। जो आपका फालतू में टाइम जाता है काफी स्टूडेंट का, मैं यहां पर आपको वो चीज बताऊंगा जिससे वो आपका समय खराब ना हो। क्या समझते हैं? आपको मेरे ख्याल से आप सभी लोग को 1 से लेकर 31 तक का, 31 तक का स्क्वायर याद होगा, 32 तक या 30 तक मान लीजिए, तो उसका भी हम लोग फायदा ले सकते हैं। इसका मतलब अब काफी लोग इसमें चेक क्या करते हैं कि 187 किससे कटता है, तो आप शुरुआत करते हैं काटना, 1 से काटा, 2 से चेक किया, 3 से चेक किया, आप हर एक संख्या से आप चेक करना स्टार्ट कर देते हैं, और अंत तक जाते जाते हैं और पता ही नहीं चलता, और पता चला एक ही को चेक करते करते आपने 2 मिनट ले लिया। तो अगर ऐसा करेंगे तो इससे बढ़िया क्वेश्चन को छोड़ना ज्यादा सही है। लेकिन यहां पर इस तरीके से नहीं चेक करते हैं। आपको मैं जल्दी तरीका बता रहा हूं कैसे जल्दी चेक करेंगे। जब भी किसी भी प्राइम नंबर को, किसी भी, जैसे ऑप्शन दिया रहेगा, अगर आपको ये चेक करना है कि ये संख्या अभाज्य है कि नहीं है, तो आप क्या करिए, जैसे 187 दिख रहा है, इसका वर्गमूल ले लीजिए। वर्गमूल लेने का मतलब ये नहीं कि एकदम लगभग आपका पूरा एक्यूरेट ही आपका वर्गमूल है, इसका स्क्वायर रूट। आप अप्रोक्सीमेशन में समझिए। जैसे मान लीजिए 14 का स्क्वायर क्या होता है? 196। इससे ज्यादा नहीं जाना, इससे कम ही रहना है। और 13 का स्क्वायर होता है 169। इसका मतलब इसका जो वैल्यू आएगा 13 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा। तो आगे मुझे नहीं बढ़ना है, आपको 13 से लेकर, ध्यान रखिएगा, 13 से पहले जितनी भी संख्याएं हैं उसी से आपको चेक करना पड़ेगा, उसी संख्या से आपको इसको काट कर चेक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा किससे कट रहा है। और इसमें भी काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आप हर एक संख्या से चेक करना स्टार्ट कर देते हैं। आपको उन्हीं संख्या से चेक करना है जो आपके प्राइम नंबर हैं, अभाज्य संख्या हैं। इसका मतलब 187 को आपको 13 से चेक करना है, फिर आपको 12 से नहीं चेक करना है, फिर आपको 11 से चेक करना है, फिर आपको 9 से नहीं चेक करना है क्योंकि 9 आपका अभाज्य नहीं है, 7 से चेक करना है। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। तो चलिए चेक करते हैं, तरीका आपको पता चली गया है। तो अब इसका वर्गमूल देख लिया, लगभग आपका 13 आ रहा है। इससे आगे आपका हो ही नहीं सकता। इसका रूल यही है, इसके पहले की जितनी भी अभाज्य संख्या होंगी 13 के पहले की, 13 या 13 के पहले की, उन्हीं में से होगा। अगर उन्हीं में से आ गया तो ठीक, नहीं आया तो आगे, इसके आगे नहीं चेक करने की जरूरत है कि 17 से चेक कर लिया, 19 से चेक कर लिया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट किया जाए। तो इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं, 13 चेक करते हैं। 13 से क्या ये कट रहा है? 13 एकम 13, ठीक है। फिर नहीं हो पाएगा। 19 से भी नहीं कटे, 19 से तो चेक करना ही नहीं है, उसके पहले चेक करेंगे। क्या 11 से देखिए चेक करिए, हो रहा है, कट रहा है। 11 कम 11, 11 से 77, इसका मतलब 11 से अगर ये कट गया तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगा।
आगे बढ़ते हैं। 1001 तो स्पेशल केस है, जैसे मैंने 101 के लिए आपको कॉन्सेप्ट बताया था, याद होगा। 101 एक ऐसा मैजिक नंबर है जिसमें किन्हीं भी दो अंकों की संख्या से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैंने कैलकुलेशन ट्रिक में भी आपको समझा दिया था कि वो चीज क्या होता है, दो अंकों का रिपीटिशन हो जाता है। और यही चीज अगर आपका इस पे भी एक क्वेश्चन आया था, यहां थोड़ा सा जिक्र कर दे रहा हूं, बाकी तो मैं जब डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाऊंगा तो इसका पूरा स्पेशल केस बताऊंगा, इसमें कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। 1001 है, और ये भी एक इस तरीका का नंबर है जिसमें अगर आप 3 अंकों की संख्या से अगर आप गुणा करते हैं तो इसमें 3 अंकों का 2 बार रिपीटिशन हो जाता है। कोई भी संख्या 123 लिखिए तो 123 आ जाएगा। तो ये भी एक मैजिक नंबर है। एक तो ये पॉइंट आपको मैंने बता दिया। दूसरा पॉइंट आपके लिए क्या है, ध्यान दीजिएगा। 1001 जो होता है, इसका आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो मल्टीप्लाई जब आप करते हैं तो इसका मल्टीप्लीकेशन आता है 7 गुणे 11 गुणे 13, 7 इंटू 11 इंटू 13। इसको आप मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका यही आएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। इसका मतलब सीधी सी बात है, 1001 जो होगा वो 7 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा, 13 से भी कटेगा। तो क्या ये आपका प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है? और यहां स्टूडेंट काफी गलती करता है। क्या? जैसे मैंने लिखवाया था 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो आपने बोला 101। ऐसे जब पूछा गया 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो आपको लगा कि शायद हाँ 1001 हो सकता है, आपने लगा दिया और क्या हो गया, गलत हो गया। तो मैंने आपको बताया भी था कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 1007 भी नहीं होता, ना 1003 भी होता है, क्या होता है 1009। और इस पे तो एक क्वेश्चन भी पूछ लिया गया था एग्जाम में। तो ये बताइए, ये भी कट रहा है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन सही नहीं है। अब इन्हीं दो में से होगा तो इसको भी चेक कर लेते हैं। चलिए अब थोड़ा स्पीड बनाते हैं। 247 किसके वर्गमूल के पास में है? याद होना चाहिए वर्गमूल, मतलब स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, तभी तो आप बता पाएंगे। तो ये बताइए 16 का स्क्वायर क्या होता है, 256। तो इससे ज्यादा हो गया, तो हमें 15 के पहले, ध्यान दीजिएगा, 15 का स्क्वायर 225 होता है। 15 के पहले जितनी भी अभाज्य संख्या है उससे हमें काटेंगे और चेक करेंगे किससे कट रहा है। तो चलिए 13 से काटेंगे, देखिए कट रहा है क्या, 13 कम 13, 13 नौइया 11 बचेगा ना, 13 कम 13, 11 13 नौइया 117, ये भी कट गया और आंसर क्या हो गया, यही हो गया। लेकिन चेक कर लेते हैं भाई ये कट रहा है नहीं कट रहा है। तो 331 देखिए किसका स्क्वायर रूट बनेगा, किसके पास में बनेगा। तो यहां पर अगर आप देखें ये लगभग आपका हो जाएगा 19 का स्क्वायर 361 होता है, 18 का स्क्वायर होता है 324। तो कहीं ना कहीं 18 के पहले जितनी भी अभाज्य संख्या उससे काटेंगे। तो 17 से काट के चेक कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद 13 से चेक कर लीजिए, फिर 11 से चेक कर लीजिए, 7 से चेक कर लीजिए, ये किसी भी संख्या से आपका नहीं कटेगा और इसीलिए हमारा यही अभाज्य संख्या होगा। मैंने काफी एक्सप्लेन करके आपको समझा दिया है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसी चैनल पर आपको सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करके समझाऊंगा, कोई चीज छूटेगा नहीं। इनफैक्ट मैंने ये भी बताया था शुरुआत के लेक्चर में, कोई भी चीज अगर छूट रहा है, जब मेरा पूरा फिनिश होगा तब आप कमेंट करिएगा सर ये वाला सेक्शन छूट गया है, तो मैं उसका अलग से वीडियो बना दूंगा। और लास्ट में तो हम लोग एक दो जो क्वेश्चन मैंने बताया भी था, 1-1 घंटे की लगभग सिर्फ हम लोग प्रैक्टिस करेंगे जितना भी आप पढ़ेंगे। और जो पूरा लेक्चर देखा होगा उनके लिए ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि वहां पर आपको काफी स्पीड में आंसर देना है। उस समय सिर्फ मैं क्वेश्चन यहां पर लिखूंगा, बस आपको कमेंट करना होगा और वो सेशन का बस इंतजार करिए। जब ये फिनिश होगा तो आप फिर हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने नंबर सिस्टम में पहले कितना आता था, अब कितना आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर मेरे ख्याल से ये चीज समझ में आ गया। ऐसे इसको भी चेक करेंगे, लेकिन क्या ये सब करते अगर मुझे ये चीज याद होता तो मेरा देखिए टाइम बच गया, 1 सेकंड का क्वेश्चन था क्योंकि मुझे याद था। इसीलिए मैथ में ये नहीं बोला जाता कि हर चीज आपको पूरा डिटेल में आना ही चाहिए, कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए जो आपको याद भी होना चाहिए, जिससे आपका टाइम बच सके, टाइम सेव कर सके। अब ऐसे यहां पर भी आ गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आ गई कि जब आप इस पे जब आप चेक करते हैं ना, तो 331 ऑलरेडी आपका आंसर आ चुका है, बाकी आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। तो हो सके तो 331 भी याद कर लीजिएगा, ये एक आपका क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। तो ऐसे भी कुछ क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो ऐसे ही आपका यहां पर एक क्वेश्चन शायद मंडी परिषद में भी पूछा गया था, शायद मेरे ख्याल से यही था क्या, ठीक है। चलिए मैं अभी चेक कर लेता हूं, अगर वो रहेगा मैं यहां पर लिख दूंगा, उसको भी देख लीजिएगा, नहीं तो आप ये साथ समझ के चलिएगा। मेरे ख्याल से तीसरा ही क्वेश्चन था, मैं इसको अभी कंफर्म कर लेता हूं। और उसके बाद फिर अब हम लोग अगले टॉपिक पर आते हैं, जहां पर आपको मैंने अभी एक चीज नहीं बताया था कि अभाज्य संख्या क्या होती है, और जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर, तो उसको भी देख लिया जाए। और अपेक्षिक अभाज्य संख्या क्या होती है, रिलेटिव प्राइम नंबर, उसको हम लोग पढ़कर फिर इसी को फिनिश करेंगे। और यहाँ पर हम लोग ने तीनों क्वेश्चन भी कर लिए, और हमारा लोग का यहाँ पर लगाने का मेथड क्या है ये भी मैंने यहीं पे समझा दिया, जिससे आपका
आपको आज के बाद इन टाइप के क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। काफी लोग का कमेंट था कि सर ऐसे प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होंगे जल्दी, तो इसका देखिए जल्दी कोई रूल नहीं है, यही रूल है जो मैंने आपको समझाया है। तो अभी मैंने इसको चेक किया, जो तीसरा क्वेश्चन है वो मंडी परिषद में नहीं आया था। ये वाला जो क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन जो मैंने यहाँ लिखा है, ये मंडी परिषद में आया था कि निम्नलिखित में से कौन सी रूढ़ संख्या नहीं है। रूढ़ संख्या, अभाज्य संख्या, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। अब यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है और ये आपका क्या होगा, होमवर्क होगा, क्योंकि मैंने आपको 3 क्वेश्चन तो समझा ही दिए हैं। तो कुछ आप अपने से भी काम करिए और इसका आप कमेंट करिएगा। और काफी लोग इसका कमेंट नहीं करते हैं। आप जब का आंसर आ जाता है तो अब तो कमेंट सेक्शन भी आपको ऊपर ही दिखने लगता है। पहले तो काफी लोग को ये नहीं पता चलता था कि कमेंट सेक्शन कहाँ है। अब तो आप जहां वीडियो देखते हैं देखिए नीचे ही दिख रहा होगा कमेंट सेक्शन। तो इसका जो भी आंसर होगा उसको आप कमेंट करिएगा कि आपका आंसर क्या रहा है, और ऑप्शन आप ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने आपको 2 आपको होमवर्क दे दिया है। एक तो आपको मैंने यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन दिया, और एक मैंने और दिया है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है। इसको भी आप कमेंट जरूर करिएगा और चेक करिएगा। अगर सोचिए अगर आपके एग्जाम में ये चीज निकालने के लिए आ गया ना, तो ये मान लीजिए बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा और चांसेस यही है कि आप गलत करेंगे। लेकिन अभी जितना मेहनत करना है, जितना टाइम लेना है, चाहे आप कैलकुलेटर का यूज करिए चाहे इसका भी यूज करिए, 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या को आप कैलकुलेटर से करिए चाहे जिससे भी चेक करिए, उसको आप कमेंट जरूर करिए और उसको फिर आपको मैं यहाँ पर बता दूंगा और उसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसीलिए तो आपको ये दोनों काम करना है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर जो टॉपिक अभी छूट गया है 1-2 चीज अभाज्य संख्या के बारे में, उसको हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करते हैं और फिर हम लोग इससे रिलेटेड करीब 6-7 क्वेश्चन देख लेंगे। तो यही पर हमारा लोग का फिनिश होगा। बाकी जब हमारा लोग का क्वेश्चन का सीरीज आएगा तो वहां पर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन। तो अगली हेडिंग डाल लीजिएगा सअभाज्य संख्या। अगली हेडिंग डालिएगा सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या क्या होता है, इसे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में सअभाज्य संख्या। इसे हम लोग बोलेंगे को प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। एक आपका और होता है जिसे हम लोग बोलते हैं आपेक्षिक अभाज्य संख्या। आपेक्षिक अभाज्य संख्या, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिलेटिवली प्राइम नंबर, ठीक है। तो अब क्या होता है बस इसी को समझना है। और यहां पर पहले मैं इसको समझाता हूं, फिर कुछ जो बातें बताऊंगा उसको आप ध्यान रखिएगा, आपके इस पे जो भी क्वेश्चन आएंगे गलत नहीं होंगे। तो सअभाज्य संख्या क्या होता है, को प्राइम नंबर क्या होता है। आपके एग्जाम में स्टेटमेंट वाइज एक क्वेश्चन आता है कि सअभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है। सअभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा जो उसका एचसीएफ क्या होगा, हमेशा एक ही होगा। अब तो हम लोग यहाँ पे डिफिनीशन यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर जो आपेक्षिक अभाज्य संख्या और इसमें अंतर क्या है, तो सबसे पहली बात, एक सबसे बड़ी सिमिलरिटी ये है कि दोनों में ही एचसीएफ जो आता है वो क्या आता है, 1। लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है, लेकिन मैं पहले उसको समझा दे रहा हूँ, कम से कम आपको क्लियर हो जाए। लेकिन मैं आपको सजेशन यही दूंगा, उसको आपको एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो जरूरी नहीं कि आपका इसी थ्योरी के बेस पे आएगा, वो चीज आप समझ लीजिएगा, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। मैं क्वेश्चन कराऊंगा अभी आपको पता चल जाएगा। दोनों का एचसीएफ क्या आता है, 1 आता है। देखिए इसका जो होता है, ये जो होता है 2 संख्याओं के बीच का आपेक्षिक अभाज्य संख्या जो होती है, 2 संख्याओं के बीच का जो एचसीएफ होता है हमेशा क्या आता है, 1 आता है। और यहां पर बस इतना अंतर है, इसमें होता है कि 2 अभाज्य संख्याओं के बीच का, 2 अभाज्य संख्याओं का बीच का एचसीएफ क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। लेकिन कई जगह आपको मिल जाएगा कि यहां पर जरूरी नहीं कि अभाज्य संख्या ही हो, इसलिए मैं आपको समझा रहा था। जैसे मैं इसका एग्जांपल देकर आपको समझाता हूं। जैसे मैंने लिखा 8 और 15, इसका एचसीएफ क्या होगा, 1, ठीक है। लेकिन ये अभाज्य संख्या नहीं है। 8 और 15 क्या है, अभाज्य संख्या है क्या, इसीलिए ये आपकी कहलाएगी आपेक्षिक अभाज्य संख्या और इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, 1। और अगर मैं इसका एग्जांपल की बात करूंगा, जितने भी आपने पढ़े, जैसे 5, 7, ठीक है, आपका हो गया 11 हो गया, 17 हो गया, ये सारे देखिए 2 अभाज्य संख्याओं के बीच का एचसीएफ वो भी आपका क्या होगा, 1 होगा। क्लियर है। लेकिन कई जगह आपको ये नहीं दिखता, कई जगह कभी कभी दिख जाएगा कि भाई 8 है और यहाँ 7 हो गया,
तो ऐसा भी हो सकता है, तो आप उसको माइंड ना करिएगा, वो एग्जाम के क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, तो उसको आपको मानना ही पड़ेगा भाई, ये भी आप अभाज्य संख्या के रूप में देख सकते हैं। लेकिन जो डिफिनीशन था मैंने यहाँ क्लियर कर दिया है, कल को आपको ये ना पता रहे कि भाई ये दोनों क्या होता है। क्लियर है? और अब आपके सामने ये चीज है, अगर मैं इस डिफिनीशन की अगर बात करूं तो आप ये बताइए, जितने भी आपेक्षिक अभाज्य संख्या होंगी या जितनी भी सहअभाज्य संख्या होंगी, उनका तो एचसीएफ, इन दोनों का ही एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं और उन क्वेश्चनों को फिर हम लोग देखकर यहाँ समझते हैं कि हमारा यहाँ पर क्या बनेगा। उम्मीद है कि ये चीज समझ में आ गया है, बाकी क्वेश्चन के थ्रू समझ लेंगे। बस इतना ध्यान रखिएगा, दोनों का एचसीएफ क्या होता है? 1 होता है। बाकी आप किसी झमेले में न फंसिए, बस इतना जान लीजिए, बाकी हम क्वेश्चन करेंगे तब देखेंगे। ठीक, तो चलिए, सारी चीजें आपने पढ़ी ली हैं और ये 3 क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है और उम्मीद है कि इन सभी क्वेश्चनों का आंसर आप कर सकते हैं। तो आप अब कमेंट करना स्टार्ट करिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो जैसा कि मैंने बोला भी था, ये आपका जो लेक्चर नंबर 6 है, इस पे हम लोग सिर्फ क्वेश्चन करेंगे जिससे आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और बाकी जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे वहां पर तब तो आपको और भी क्वेश्चन मिलेंगे, अच्छे क्वेश्चन। तो कौन सा ट्विन प्राइम नंबर है जिसे हम जुड़वा अभाज्य संख्या बोलते हैं? जैसे मैं आपको बताया भी था, 2 अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर 2 होना चाहिए। अगर आपको मैंने एक चीज और बताया था कि 1 से लेकर 100 तक को आपको हर एक अभाज्य संख्या को देखते ही पता चल जाना चाहिए कि एक अभाज्य संख्या है। मैंने बोला भी था ना कि जल्दी इसको लिखने की प्रैक्टिस करिएगा। तो देखिए, स्पीड बनाइए, आप पढ़ने से काम नहीं चलेगा। पता चला कि सभी लोग पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं उतना अगर आप करेंगे, देखिए आपकी स्पीड काफी अच्छी बन जाएगी। तो आप देखते ही बता सकते थे भाई इनके बीच का अंतर 2 है और दोनों ही अभाज्य संख्या है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है क्योंकि आपने प्रैक्टिस की है। कौन सा सहअभाज्य संख्या है? ये भी आपका यही आंसर हो जाएगा क्योंकि इसका एचसीएफ 1 है। बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आपको वही दिखना चाहिए जो आपको आंसर दिख रहा है। क्या चेक करने की जरूरत है? क्या आप चेक कर लीजिए, कहीं ना कहीं कटेगा, क्यों मैं टाइम लूं इतना? यही चीज एग्जाम में भी करना है। अब एग्जाम में क्या होता है, आपको दिखता है लेकिन मन नहीं मानता, चलो यार एक बार चेक ही कर लिया जाए। भाई क्यों? जब आपको पता है कि पहला आंसर आपको देखते ही लग गया था और पता चला इसी में आप ज्यादा टाइम ले लेते हैं, और इसी पे तो काम करना है। यहाँ देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है तीसरा, पी और क्यू 2 अपेक्षिक अभाज्य संख्या हैं और यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया है p + q = 10, और p का जो दिया है p q से क्या है? छोटा है, तो कितने इसके युग्म संभव होंगे उसी को चेक करना है। और आपेक्षिक अभाज्य संख्या क्या होता है? जिसका एचसीएफ क्या आ रहा? 1 आ रहा। बाकी कुछ सोचना ही नहीं है। चलिए, तो स्टार्ट कहां से करते हैं? p का, p को अगर मान लेते हैं हम 1 और q को हम लोग मान लेते हैं 9, और आपको पता है कि p ये है, ध्यान दीजिए मैं यहां लिख दे रहा हूं, p + q लिख रहे हैं ना, तो p को मैंने 1 माना और q को 9 माना, और यहां पर दिया भी है कि p < q होना चाहिए। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर 1 9 है तो कभी भी आप 9 1 नहीं लिख सकते, चाहे स्टेटमेंट दिया रहे या ना दिया रहे। वैसे तो दिया भी है कि भाई p छोटा होगा तो इसको बड़ा लेने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन अगर ना भी दिया होता तो इस बात का ध्यान रखिएगा, 1 9 सिर्फ 1 9 अगर है तो उसको 9 1 करके हम 2 पेयर नहीं बना सकते, वो एक ही पेयर में काउंट होगा। आगे बढ़ते हैं, और इनका सम 10 आना चाहिए। 2 8, मैं पहले लिख ले रहा हूं, 3 7, फिर क्या जाएगा 4 6, और 5 5 फिर रिपीट हो गया तो उसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये हमने 4 पेयर यहां बनाए हैं, लेकिन अभी आपका आंसर नहीं है क्योंकि एक ऑप्शन आपका देखिए, पहला ऑप्शन दिख रहा है 4 युग्म संभव है। और अब आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों का पी क्यू का एचसीएफ चेक करना पड़ेगा। भाई 1 9 का एचसीएफ कहां 1 आ रहा है? तो 1 9 का एचसीएफ 1 आ रहा है। 2 8 का एचसीएफ क्या बनाएगा? क्या? तो ये पेयर में शामिल नहीं होगा। 3 7 का भी एचसीएफ क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, ये भी आपका पेयर में शामिल नहीं होगा। तो कितने युग्म संभव हैं? 2 युग्म आपके संभव हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। उम्मीद है कि इस तरीके से आप क्वेश्चन करेंगे। और अभी तो मैंने 3 क्वेश्चन कराया है, तो अभी हम लोग यहाँ पर और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते हैं, फिर यहीं पर फिर हम लोग ये लेक्चर नंबर 6 को फिनिश करेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग, जिसका आप वेट कर रहे थे काफी दिनों से, डिविजिबिलिटी रूल का, तो उस पे भी मैं यहाँ पर वीडियो लेकर आऊंगा जहां पर आपको कॉन्सेप्ट प्लस उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, आपके सामने ये 3 क्वेश्चन और हैं। ठीक है, और ये तीनों ही क्वेश्चन देखिए उसी टाइप का है, तो मैंने एक साथ ही लिखा है, तो इसको आप लगाने की कोशिश करिए और इसको आप कमेंट करिएगा ध्यान से। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट आप करिए क्वेश्चन को, और यहाँ पर जिनको नहीं आ रहा है वहां पर यहाँ पर आप सोल्यूशन देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, यदि लिखा है x + 2 तथा x + 4 अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, तो x के लिए संभावित हलों की संख्या। इस लाइन को भी आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपसे x का मान नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर आपसे x का मान नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर आपसे ये पूछना चाह रहा है कि x के कितने मान संभव हो सकते हैं।
तो ये आपका एक पैटर्न है और इस पैटर्न को फॉलो करते हुए कि कौन कौन सी अभाज्य संख्या यहाँ पर हो सकती है। तो चलिए x की वैल्यू क्या हम 1 का भी रख सकते हैं, 1 तो रख नहीं सकते हैं। तो चलिए x की वैल्यू अगर 2 रखूंगा तो 2 2 4 हो जाएगा, 4 अभाज्य बनेगा नहीं। x की वैल्यू अगर मैं 3 रख दूं, x की वैल्यू अगर मैं 3 रख दूंगा, देखिए आ जाएगा 3 3 2 5 और 3 4 7। अब आप बताइए कोई ऐसी वैल्यू जहां से ये तीनों ही फॉर्मेट में ये आपका क्या बन जाए, अभाज्य बन जाए। और कोई भी आप नंबर ले लीजिए, मान लीजिए 5 ले लिया, 5 2 7, लेकिन 5 4 9 हो जाएगा। 7 ले लिया, 7 2 9 हो जाएगा, ठीक है। 11 ले लिया, 11 2 13, 11 4 ये 15 हो जाएगा, ना कि 17। तो आपका कोई फॉर्मेट बन ही नहीं पाएगा। इसका मतलब x का केवल एक ही मान संभव है। और देखिए एग्जामिनर आपको यहाँ फंसाने की कोशिश कर सकता है। पता चला कि आपने x की वैल्यू 3 रखा था और झटके में आपने लगा दिया 3 और ये गलत हो जाएगा। और ये काफी लोगों के साथ होता है, 50% ज्यादा स्टूडेंट, उससे ज्यादा ही। तो अब आप खुद बताइए, यहाँ पर x से केवल एक ही मान संभव है, तो यहाँ पर जिनका ऑप्शन ए आ रहा है उनका गलत है बिल्कुल। क्या होगा, x का केवल एक ही मान संभव है, वो क्या है, x का मान अगर पूछा जाता तो 3, अगर x के संभावित हलों की संख्या पूछ रहा है तो क्या होगा 1। जैसे इस क्वेश्चन में भी अगर देखें, यहाँ पर बस x है और यहाँ पर क्या मैंने लिख दिया, m लिख दिया है, तो वही चीज है। लेकिन अब यहाँ पर आपसे पूछ लिया कि m का मान क्या होगा, तो अब यहाँ कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं है। अब आपका आंसर क्या हो जाएगा 3। और देखिए दोनों ही बार ऑप्शन को देखिए कैसे किया है। और जब भी पहला ऑप्शन आना है तो आपको एक बार सतर्क जरूर रहना है, आपको एक बार रीचेक जरूर कर लेना है। अगर कॉन्फिडेंस है तो आगे लगाकर आगे बढ़ जाइए। ये अच्छा क्वेश्चन है। यदि m+2 तथा m+6 सभी अभाज्य संख्याएं हैं तो 2m+8 का मान क्या होगा। इसका मतलब यहाँ से पहले आपको m का मान निकालना पड़ेगा, उसकी वैल्यू यहाँ पर रखनी है और जो भी आंसर हो जाएगा वही आ जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि भाई m का मान एक ही मान हो सकता है, 2 मान 3 मान कुछ भी हो सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जैसे आप मान रखेंगे, यहाँ पर जैसे वैल्यू पुट करेंगे, जो आंसर आ रहा होगा वही आंसर होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर आपने m का मान आप अपने से कुछ रखिए, अब ये नहीं कि आप m का मान पहले निकाल रहे हो फिर इसमें रख रहे हो, 1 2 मान निकालिए और चेक भी करते चलिए। अगर पता चला कि आंसर मिल गया तो हमारा आंसर हो जाएगा, क्या आगे चेक करने की जरूरत है। चलिए अगर मैं यहाँ पर अगर 6 है तो 2 तो रख नहीं सकता, तो मान लीजिए अगर मैंने यहाँ 3 रखा तो 3 2 5 और 3 6 नहीं हो जाएगा, ये नहीं हो पाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, 4 रख नहीं सकते, 5 रखते हैं, 5 2 7, देखिए 5 5 2 7 और 5 6 11। तो m की वैल्यू एक क्या आ गई, 5 आ गई। चलिए अब इसको लगे हाथ, इसको यहाँ पहले सॉल्व कर लीजिए। तो 5 दूनी 10 और 10 और 8 18। तो क्या कोई ऑप्शन 18 दिख रहा है? इसका मतलब m की वैल्यू यहाँ पर 5 नहीं लिया है। अगर ऑप्शन में 18 होता तो 18 हम लोग टिक कर देते हैं। अब इसका मतलब m का मान कुछ और भी हो सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। m की मान अगर मान लीजिए 7 ले लिया, अब जिनका आ रहा है वो आंसर कमेंट करते चले m का मान क्या होगा। m का मान मान लीजिए अगर मैंने 7 रखते हैं यहाँ पर, 7 7 2 9, ये 9 हो जाता, ये ना होता, फिर 11 रख दीजिए, 11 11 2 13 और 11 6 क्या हो जाएगा 17। इसका मतलब m का मान मान लीजिए यहाँ पर क्या आ गया, 11 आ गया। तो चलिए चेक करते हैं 11। तो यहाँ पर रखिए 11 दूनी 22, 22 और 8 क्या हो जाएगा 30, 22 और 8 30। 10 हो नहीं सकता था, इसका मतलब आंसर देखिए आ गया कि नहीं, 11 दूनी 22 और 8 30। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी। और डी ऑप्शन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ए तो आ ही नहीं सकता, ए 10 आ ही नहीं सकता। अगर ये 18 होता, अगर ये 18 होता तो हमारा आंसर क्या हो जाता, ए व बी दोनों हो जाता। उम्मीद है कि ये समझ में आया। अब आपको एक चीज और सोचना है, अगर कोई और भी वैल्यू यहां पर बन रही है, ठीक है, कोई और भी m का मान आ रहा है तो उसको आप कमेंट करके बताइए कि m का और क्या मान हो सकता है। इस क्वेश्चन के लिए m का मान आपका निकल कर आया, एक तो 5 निकल कर आया और एक 11 निकल कर आया। और कोई अगर मान आ रहा है तो उसको आप चेक करके बताइए जिनका आ रहा है, और तीनों ही अभाज्य होने चाहिए, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो इसको आप करिए और बताइए कि आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मेरे ख्याल से देखिए यहाँ पर एक चीज और हो सकता है, अगर मैं m का मान 41 रख दूं, 41 2 43 और 41 6 47, m का मान चलिए 41 भी आ गया। चलिए अब आप भी करिए, और भी कोई अगर आ रहा हो तो इसको तो कमेंट करिए। तो मैंने 3 मान तो यहीं पे निकाल के बता दिए, क्योंकि 41 भी क्या होगा, एक अभाज्य संख्या होगा, 43 भी होगा और 11 और यहाँ पर 41 6 47, तो ये तीनों ही अभाज्य संख्या हो जाएंगे। तो इस टाइप का थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन था, लेकिन आपको ध्यान रखना है इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब 4 क्वेश्चन और हैं, 4 क्वेश्चन को और कर लिया जाए। मतलब मैंने यहाँ पर काफी ज्यादा क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं, पहले भी मैंने करा दिए हैं। तो मेरे ख्याल से आज की क्लास में कम से कम हम लोगों ने 20-22 क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, और बाकी तो आपको पूरा सीरीज आएगा ही, वहां पे आपको पूरा सिर्फ प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, तो जल्दी से अब वीडियो फिनिश होने वाली है, तो 4 क्वेश्चन और कर लिया जाए और जल्दी से आप कमेंट करिएगा। ठीक है।
के सामने बोर्ड पर ये 4 लास्ट क्वेश्चन और हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि कंटिन्यू मैंने यहाँ पर 10 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। तो इन चारों क्वेश्चनों को आप सॉल्व करिए। चलिए मैं 10 सेकंड अभी आपको टाइम दे रहा हूँ, जितना भी हो सके आप कमेंट करिए, और जब मैं डिस्कस करता रहूंगा तो आप उसको ध्यान से देखते भी रहिएगा, और जिनको आता है उनको कोई दिक्कत नहीं, अपना सॉल्व करते रहें। ठीक है, तो चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है। तो क्वेश्चन आप रीड करिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो चलिए हो गया होगा। तो चलिए यहां पर ये तो मैंने क्लास में बताया था, महत्तम का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट, और लघुत्तम का मतलब जो छोटी, मतलब स्मॉलेस्ट। तो जो आपका सबसे बड़ी है ग्रेटेस्ट, और स्मॉलेस्ट अभाज्य संख्या है जो 100 से कम है, मतलब 100 से लेस है, उससे छोटी संख्या को आपको पता लगाना है, सबसे बड़ी और छोटी का, और उसका अंतर का मतलब डिफरेंस। अब यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया भी था कि 1 से लेकर 100 तक की सारी अभाज्य संख्या आपको तुरंत पता होनी चाहिए, और हाईएस्ट सबसे बड़ी सबसे छोटी तो मैंने आपको 4 अंकों तक बता ही दिया है। और आज मैंने एक और उस दिन छूट गया था, तो मैंने होमवर्क के रूप में आपको दे दिया है। जब वो तैयार हो जाएगा तो आपका सबसे बड़ी सबसे छोटी पर कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनर बना दे, आपका गलत होगा ही नहीं। तो यहाँ पर आप जैसा कि देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको पता है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है, 97, और सबसे छोटी क्या होती है। और जिनको नहीं पता होता वो जल्दबाजी में 1 लिख देते हैं, और 97 माइनस 1 क्या आ जाता है, पहले ऑप्शन एग्जामिनर ने दे दिया 96। तो मेरे ख्याल से ये चीज आपको ध्यान होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या थी, 2, और ये सबसे छोटी इवन प्राइम नंबर भी होता है, और सम में सिर्फ एक ही संख्या होती है जो 2 होती है, बाकी सारे विषम में अभाज्य संख्या होते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा, 95। तो कौन सा आंसर सही है, तो काफी लोग का आंसर सही आ रहा है। तो चलिए 80 वाले जो क्वेश्चन नंबर 8 है, यहां दिया गया 80 और 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। अब जैसा कि मैंने आपको मोबाइल नंबर बताया था, क्या मोबाइल नंबर था, 44 22 32 23 21। इसका फायदा क्या होता है, इन सारे क्वेश्चनों में, इसीलिए मैंने बताया था, इन सारे क्वेश्चनों में अगर 70 से 90 बोल देता तब क्या करते, पता चला कि आप वहां लिखने बैठते। या तो 2 चीजें, या तो आपको सारी चीजें याद होनी चाहिए, जैसे मैंने लिखने की प्रैक्टिस कराया था कि भाई आप 25 पूरे जो 1 से लेकर 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, उनको बार बार लिखिए और बहुत ही जल्दी लिखने की कोशिश करिए। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए थोड़ा कंफ्यूजन है तो इस चीज का आप यूज करिए, जहां से आपको क्लियर हो जाएगा। 80 और 90 वाला जो ड्यूरेशन था कहां पर है, ये वाला, ये 80 से 81 से 90 के बीच में था। वैसे भी 80 तो है ही नहीं, तो 81 से स्टार्ट करेंगे, और अगला लास्ट वाला क्या हो जाएगा, 91 से 100। मतलब 80 से 90 के बीच में या 81 से 90 के बीच में केवल 2 ही अभाज्य संख्या आती हैं। इससे क्या होगा कि आप जब 2 निकल जाएगा ना, तो आप तीसरे की तलाश में नहीं रहेंगे। ठीक है, और जब आपको याद होगा, ध्यान दीजिएगा, जब आपको पता होगा तुरंत देखते बता देंगे भाई 83 होता है और 89 होता है, हो गया खत्म, 83 और 89। तो इसका मतलब आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, यहां पर इसका मुझे क्या करना है, इसका मुझे मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि आपसे गुणनफल पूछा है। तो चलिए इसका गुणनफल देखा जाए। तो इसका गुणनफल अगर आप करेंगे तो थोड़ी देर के लिए, जैसे ऑप्शन अगर ध्यान दें, क्योंकि कुछ लोग को तो मल्टीप्लाई में भी टाइम लगेगा, और इसीलिए मैंने आपको सोचिए लगभग 20 से 21 वीडियो आपके कैलकुलेशन ट्रिक के भी मैंने बना दिया है। तो जिनको स्पीड अच्छी नहीं है जिनकी, वो प्लेलिस्ट में जाकर कैलकुलेशन ट्रिक के सारे पार्ट देख सकते हैं, और ये पूरी गारंटी है, अगर वो पार्ट आपने पूरा देख लिया तो ये मान के चलिए 7 से 8 सेकंड तो आपका बच ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहां पर 83 इंटू 89, यहां पर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 7। यूनिट प्लेस पे 7 आएगा। देखिए यूनिट प्लेस पे यहां पर 7 है, यहां भी 7 है, यहां भी 7 है, इसका मतलब बी ऑप्शन नहीं होगा। ये हमारा अप्रोच होना चाहिए कि कैसे हम ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ी देर के लिए अगर मान लीजिए मैं इसको 80 मान लेता हूं, इसको भी 80 मान लेता हूं, और आपको पता है अगर 80 इंटू 80 करूंगा तो इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो जाएगा कितना, 6400। भाई 2 जीरो लग जाएगा, 8 9 64। और इसका वाला हमारा आंसर बताइए 6400 से कम होगा कि ज्यादा होगा, ज्यादा ही होगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने कम ले लिया है। तो बताइए, देखिए ये तो 837 से ये हो ही नहीं सकता, और ये बताइए 6400 से ज्यादा आना चाहिए। ये भी देखिए कहीं ना कहीं 6400 से तो कम ही है। इस तरीके से आपका अप्रोच होना चाहिए। ये तो मैंने समझाने में टाइम लिया। जब आप ये चीज देखते हैं ना, काफी लोग तो पूरा डिटेल में 89 इंटू 83 करना स्टार्ट कर दिए, और यहीं पर आपने ले लिया कम से कम 20 सेकंड 15 सेकंड। भाई क्यों इतना टाइम लें। तो आता तो है आप सभी लोगों को, लेकिन कैसे एग्जाम में आपका अप्रोच होना चाहिए, वो चीज यहां पर आपको धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आएंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। यहां पर दिया है n 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। देखिए फिर वही क्वेश्चन आया,
और यही चीज मैंने बोला है कि वो चीज आपको याद होना चाहिए। तो 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 101, क्योंकि याद है, हमें निकालने की जरूरत ही नहीं है। 4 अंकों की बोला होता वो भी कर लेता मैं, 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, फिर उसमें 13 से भाग कर देता। हो सकता है, पूछा जा सकता है, और काफी लोग वहां गलती करेंगे 1001 लिखकर, लेकिन आप गलती नहीं कर सकते क्योंकि मैंने आपको नोट करा दिया है क्या होता है 1009। अब 13 से भाग दे दीजिए, और 13 सत्ते क्या होता है 91, तो बचा कितना 10, तो शेषफल रिमाइंडर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। वैसे ये क्वेश्चन आपका रिमाइंडर थ्योरम से भी मतलब शेषफल से भी रिलेटेड है और अभाज्य से भी है, लेकिन मेरे ख्याल से इतना तो भाग देना और शेषफल जानना तो आपको आता ही होगा। और आपको पता ही है कि मैंने आपको एक चीज बताया भी था कि संख्या पद्धति जो नंबर सिस्टम आप पढ़ रहे हैं, 2 इंपॉर्टेंट आपका वहां पर लेक्चर होगा। जैसे जब मैं डिविजिबिलिटी रूल स्टार्ट करूंगा तो ऐसा नहीं कि एक लेक्चर में खत्म हो जाएगा, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उसको मैं पार्ट वाइज लेते आऊंगा, मतलब लेक्चर तो आपका आगे चलता ही रहेगा, लेकिन वहां पर आपका पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके आएगा, ठीक है। ऐसे रिमाइंडर थ्योरम, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनका यूज पूरी मैथ्स में होता है, कैलकुलेशन में होता है, बहुत जगह होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या जाएगा 10। चलिए, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन ये है कि एक्स, वाई तथा जेड आपकी 3 अभाज्य संख्याएं हैं, तथा एक आपका यहां दिया है कि x प्लस वाई प्लस जेड क्या है 38 है। तो पूछा है x का अधिकतम मान क्या होगा, x का अधिकतम मान क्या होगा। तो चलिए इसको आप करिए और बताइए आंसर क्या आ रहा है। ऑप्शन ये दिया है आपके सामने। तो पहला ऑप्शन, आप जब ऑप्शन देखते हैं, जैसे कि आपको मैंने समझाया भी है, पहला ऑप्शन देखते ही आपने 30 को एलिमिनेट कर दिया। क्यों? क्योंकि तीनों ही ऑप्शन, तीनों एक्स वाई जेड क्या होने चाहिए, अभाज्य होने चाहिए। तो 30 आपका एलिमिनेट हो गया कि नहीं। तो इसका हमारे पास जो आंसर बचा ए, सी या डी में ही हो सकता है। तो चलिए अब यहां पर देखिए ऑप्शन का कितना यूज करते हैं आपको खुद ही पता चल जाएगा इस क्वेश्चन से, क्योंकि काफी लोग क्या करते हैं यहां पर अब तीनों का पैटर्न बनाना स्टार्ट करते हैं, और अपने से अगर पैटर्न बनाना स्टार्ट करेंगे तो आपको काफी टाइम लग जाएगा, क्योंकि बहुत सारे पैटर्न बन सकते हैं। और आपसे पूछा है कि जो x का मान होगा उसका अधिकतम मान बताना है, मतलब x की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। तो मैं अपने से क्यों सोचूं, मैं ऑप्शन का यूज कर लेता हूं, और ऑप्शन का जब मैं यूज करूंगा तो सबसे बड़ी से ही स्टार्ट करते हैं, छोटी से नहीं स्टार्ट करेंगे। अगर छोटी बोलता है तो छोटी से स्टार्ट करते हैं, बड़ी बोल रहा है तो बड़ी से स्टार्ट करेंगे। तो मान लेते हैं x प्लस वाई प्लस जेड आपका 38 है, तो x की वैल्यू मान लिया मैंने 31, कैसे यहां से, ठीक है। अब जैसे आपने 31 माना तो ऐसा नहीं है, यहां पर जैसे x की वैल्यू वैसे तो कुछ भी हो सकती थी, मतलब y, यहां पर अगर y बोलता तो मैं y को 31 मान लेता, क्योंकि भाई जब आप प्लस करते हैं तो इसको अलग पलट सकते हैं, लेकिन x को हम मैक्सिमम मान रहे हैं इसलिए x को मैंने क्या मान लिया 31। अब आप बताइए 38 आना चाहिए, तो y को हम लोग क्या माने, y को हम लोग 2 मान लें। हाँ, ये भी अभाज्य संख्या है। 31 2 क्या हो गया 33, और 33 में क्या जोड़ दें कि 38 हो जाए, तो आप बोलोगे 5, तो z का मान क्या हो गया 5। क्या ये बताइए तीनों ही अभाज्य संख्या आ गई कि नहीं, और जब तीनों अभाज्य संख्या आ गई इसका 31 क्या हो जाएगा 31 ही होगा, आगे 29 चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि सबसे हाईएस्ट से ही था, तो आंसर हमारा क्या आ गया 31। जैसा कि आपने देखा अभाज्य संख्या मैंने काफी क्वेश्चन करा दिए, लेकिन और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊंगा जब आपका जो आपके 3 सीरीज या जो भी जितनी भी जाएगी, वैसे तो मैक्सिमम 2 से 3 में वहां पर लेकर आऊंगा ही, 1-1 घंटे का जो वीडियो होगा, तो उसको जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो वहां पर आपका और मजा आएगा। आज उम्मीद है कि आज की क्लास में आपने पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में कैसे क्वेश्चन बनते हैं उसको मैंने अच्छे से आपको डिटेल में समझा दिया, और स्टेटमेंट वाइज वाले भी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, समुद्र मंथन को कैसे मैंने यूज किया अपने कॉन्सेप्टों में, ऐसे ही हम लोग वहां पर हम लोग ने ट्रेन चलाया। तो हर तरीके से आपने प्रमेय भी बड़े अच्छे से पढ़ लिया। तो लेक्चर नंबर 6 आपका यहीं पे आज फिनिश होता है। तो कल की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल, और उस डिविजिबिलिटी रूल से हम लोग यहां से बहुत सारी नई नई चीजें सीखेंगे, और लेक्चर नंबर जो आपका 7 होगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, जितने भी नंबर सिस्टम के मैंने वीडियो बना रखे हैं, तो आपका भी फर्ज यही बनता है ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप में शेयर करिए, ठीक है। उनसे बस इतना बोलिए कि आप वीडियो एक बार देखिए, अगर आपको समझ में आता है तो सीधी सी बात, अगर आपको समझ में आएगा तो उनको समझ में आएगा तो वो भी शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।